Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You're watching YouTube channel Viral Chemia. Today we will discuss Le Chatelier's principle. This is Kashif Iqbal, subject specialist, elementary and secondary education department, KPK. Le Chatelier principle students सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं. So a French chemist Henri Le Chatelier in 1884 studied the effect of concentration, temperature and pressure on a large number of systems in equilibrium. He summed up his conclusions in the form of a generalization known as Le Chatelier's principle. एक फ्रेंच केमिस्ट है हेनरी ले चाटलियर. 1884 में उसने इक्विलिब्रियम पर मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के असरात स्टडी किए कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और इन दिस इक्विलिब्रियम आप उस सिस्टम के कंडीशंस में थोड़ी सी चेंज कर लें, मसलन उसका कंसंट्रेशन आप चेंज कर लें या उसका टेम्परेचर आप चेंज कर लें या उसके प्रेशर में आप चेंज ले आए, तो इस चेंज का इस इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा. तो इस असर को जो कि चेंज इन दीज कंडीशंस के नतीजे में आता है, ठीक है, इसको हम ले चाटलियर प्रिंसिपल के अंडर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि ले चाटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है. इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर or concentration, the system tends to adjust itself so as to minimize the effect of that change. अब देखिए आपके पास एक सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी केमिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपने क्या कर लिया, आपने उस सिस्टम पर चेंज आपने इम्पोज कर लिया, उसको आप अंडर स्ट्रेस ले आए, ठीक है, किस तरह, उसका टेम्परेचर चेंज करके या प्रेशर चेंज करके या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में चेंज लाके आपने उस सिस्टम को अंडर स्ट्रेस कर दिया, ठीक है. तो जब आप टेम्परेचर को या प्रेशर को या कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगा. तो ये सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि इन चेंजेस की वजह से जो इक्विलिब्रियम पे जो फर्क पड़ा है उस फर्क को, उस असर को कम से कम किया जा सके. वंस अगेन, अगर आपके पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मौजूद है और आप उस पे कोई स्ट्रेस ले आए इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो सिस्टम इन टर्न क्या करेगा, सिस्टम उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा. उस एक ऐसे तरीके में ये सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करेगा कि जो चेंज आप लाए हैं उस चेंज के असर को कम से कम किया जा सके और सिस्टम अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर कर सके. एप्लीकेशंस देखते हैं ले चाटलियर प्रिंसिपल के. सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पढ़ते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन जब हम करते हैं तो याद रखें चेंज इन कंसंट्रेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, या हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे या हम जो है प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज लाएंगे, राइट. सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, द सिस्टम इज नो लॉन्गर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब अगर आप किसी भी केमिकल सिस्टम में मौजूद सब्सटेंसेस जो हैं, केमिकल स्पीशीज जो हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स हों चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, एक या एक से ज्यादा ऐसे सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन को अगर आप चेंज कर लें, ठीक है, उसको आप इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें, तो वो सिस्टम जो होगा वो मजीद इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. अब according to Le Chatelier principle, the system will undergo changes in the concentration of various components so as to restore the equilibrium in the system. अब Le Chatelier principle का जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा उसके मुताबिक जब एक स्ट्रेस आता है, जब कोई चेंज आता है एक सिस्टम में, ठीक है, ऑन इट्स इक्विलिब्रियम, राइट, तो क्या होगा, वो सिस्टम
उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, उसके असर को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब चेंज यहां पे किस चीज में आ रहा है? कंसंट्रेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है उसको कम से कम किया जा सके और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जा सके। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह ये अपने आप को दोबारा रिस्टोर करेगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डायरेक्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय 2s। अब आपने कंसंट्रेशन में चेंज आप ले आए हैं, सही है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के बाद आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे एडिशन ऑफ मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, या रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट आप करेंगे। अगर आपके पास एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे है, तो यू नो इक्विलिब्रियम पे मजीद आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनता। यू नो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट सेम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हैं वो सेम रहते हैं, उसमें कोई इजाफत या उसमें कोई कमी वो नहीं आती, राइट। अब अगर आप रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। जब आप रिएक्टेंट को ऐड करेंगे उस रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब दोबारा इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए ये सिस्टम क्या करेगा? ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, ताकि ये ज्यादा रिएक्टेंट्स जो आपने ऐड किए हुए हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, और दोबारा इस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। तो अगर चेंज आपने रिएक्टेंट्स में इस तरह आप लेके आए हैं कि आपने एडिशन ऑफ रिएक्टेंट किया हुआ है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि प्रोडक्ट बन सके और रिएक्टेंट्स में जो ज्यादती आई है उसको कम किया जा सके। या आप जो है आपने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, तो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम, आपने इक्विलिब्रियम पे क्या कर लिया? प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया। तो रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इस तरह दोबारा जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, दोबारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो उसी तरह हो जाएगी, तो आपके पास इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगी। मसलन हम एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है इन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम अगर ज्यादा से ज्यादा हमें NO की अगर जरूरत है, हम ज्यादा से ज्यादा NO बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, इनके कंसेंट्रेशन में अगर ज्यादती आती है, अगर इसमें इजाफा होता है, ठीक है, तो उसमें कमी लाने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया लिचार्ड-क्लियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी यही कहते हैं कि जो आपके पास स्ट्रेस आता है, जो चेंज आता है, उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे एडिशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ है, तो ये सिस्टम क्या करेगा इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए? कि जो एडिशन आपने किया हुआ है रिएक्टेंट्स का, उसको ये कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, ताकि वो ज्यादा रिएक्टेंट्स जो आपने ऐड किए हुए हैं वो खत्म हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और दोबारा आपके पास इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए। सो एडिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एज अ रिजल्ट द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनेगा, तब तक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जब तक वो एडिशनल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता और दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। या दूसरा, हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं अगर हम यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड को कंटिन्यूसली निकालें। तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को निकाल लें तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगी, तो दोबारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सो रिमूविंग नाइट्रिक ऑक्साइड causes the forward reaction to occur so that part of the NO removed from the system is reproduced to establish equilibrium। तो अगर आप NO को रिमूव करते हैं सिस्टम से तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दोबारा इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए जितना आपने रिमूवल किया हुआ है उतना नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा बनना चाहिए, तो जो रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में?
प्रोडक्ट में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो रिएक्शन को हम दो तरीकों से फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। किस तरह कि या तो हम एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट करेंगे और या रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों केसेस में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज देखते हैं कि अगर हम प्रेशर को किसी सिस्टम पे चेंज करें तो उसका क्या असर होगा। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम सिस्टम डिफरेंटली। मुख्तलिफ सिस्टम्स पे प्रेशर का मुख्तलिफ असर होता है। The equilibria involving only liquids and or solids are not affected by pressure changes. It is because there is almost no change in volume in this equilibrium. अब देखें आपके पास जो सॉलिड इक्विलिब्रिया, सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रिया है या लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रिया है, ठीक है, अगर लिक्विड फेज में है सिस्टम या सॉलिड फेज में है या मिक्स लिक्विड और सॉलिड फेज में है, तो दोनों पर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से चेंज नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यू नो कि प्रेशर जो है इट इज नो इफेक्ट ऑन द लिक्विड स्टेट, इट इज आल्सो नो इफेक्ट ऑन द सॉलिड स्टेट, राइट, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से इनका वॉल्यूम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। सो दैट्स व्हाई इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी प्रेशर का कोई असर नहीं होगा अगर आपका जो सिस्टम है, जो रिएक्शन है, वो लिक्विड फेज में है या सॉलिड फेज में है। सिर्फ वो रिएक्शंस जो गैसियस स्टेट में हो वो डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज गैसियस स्टेट या गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से उनका वॉल्यूम जो है वो घटता है, कम होता है। ठीक है, तो प्रेशर से उनका जो इक्विलिब्रियम है वो भी डिस्टर्ब होगा। Reactions with same number of moles on reactant as well as product side are not affected by pressure change as there is no change in volume. अच्छा, अब चूंकि हमारे पास लिक्विड और सॉलिड में भी प्रेशर के साथ कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आता, तो इसका इक्विलिब्रियम भी सेम रहता है। दूसरा, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स वो सेम है, ठीक है, तो उस केस में भी फिर आपके पास जो है वो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। उस केस में भी आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो प्रेशर के साथ डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन जो हमारे पास है, रिएक्शंस विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज सच दैट इंक्रीज इन प्रेशर मूव द रिएक्शन इन अ डायरेक्शन विद लेस नंबर ऑफ मोल्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब तीन कंडीशंस हमने पढ़े। एक कंडीशन, अगर सॉलिड या लिक्विड फेज है तो उस पे तो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अगर गैसियस फेज है तो उस पे असर होगा। अब गैसियस फेज में रिएक्शन को हमने देखना है कि आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है या नहीं है। अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है तो फिर उस पे भी प्रेशर का असर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि गैसियस फेज है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, देन प्रेशर विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब किस तरह रिएक्शंस विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर अफेक्टेड बाय pressure change such that increase in pressure move the reaction in a direction with less number of moles to minimize the effect of pressure. अब अगर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, गैसियस फेज है, तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रेशर आप सिस्टम को देंगे, ठीक है, तो उस प्रेशर के असर को कम करने के लिए सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे कम है तो ज्यादा प्रेशर से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे कम है तो ज्यादा प्रेशर के साथ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस तरह क्यों है, आप देखें फॉर गैसियस सिस्टम नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, दिस इज ऑब्वियसली Avogadro's लॉ। ठीक है, और वॉल्यूम जो है दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर एंड दिस इज Boyle's लॉ। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम में कमी आएगी, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ये भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे आप n को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। सही है, सो increase in pressure reduces the volume and the system move towards less number of moles, and decrease in pressure increase the number of moles, the system move towards greater number of moles to re-establish equilibrium. ठीक है, तो इन दोनों रिलेशंस की वजह से Avogadro's लॉ और जो Boyle's लॉ है, इनकी वजह से हमने प्रेशर और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लेस हो जाएंगे, तो जिस साइट पे ऑफ द रिएक्शन,
चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड पे हो। तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा, रिएक्शन को उस साइड पे शिफ्ट करेगा जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो, चाहे वो रिएक्टेंट्स पे हो चाहे वो प्रोडक्ट्स में। तो अगर रिएक्टेंट्स पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा, रिवर्स रिएक्शन फेवर करेगा। और अगर प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कम है तो फिर इंक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हमने देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पे कम है। अगर प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो हम फिर ऐसे रिएक्शन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेके जाने के लिए हम ज्यादा प्रेशर पे इस रिएक्शन को करेंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, फिर हम ऐसे रिएक्शन को लो प्रेशर पे करेंगे ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए। अब एग्जाम्पल को अगर हम लें, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अमोनिया बनाता है थ्रू रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें देखें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1 है। दिस इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। तो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास क्या है, टोटल 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं। सही है, 1 नाइट्रोजन है नंबर ऑफ मोल्स और 3 मोल्स हाइड्रोजन है। तो 3 + 1 4 हो जाता है। तो रिएक्टेंट पे हमारे पास 4 मोल्स मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। तो इस रिएक्शन में चूंकि प्रोडक्ट साइड पे कम नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, तो अगर हम इस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम करने के लिए कम नंबर ऑफ मोल्स के साइड पे जाएगा। सही है, तो जब ये ज्यादा से ज्यादा ये बनेगा तो ये कम वॉल्यूम होगा आपके पास। ठीक है, तो उस प्रेशर का असर खत्म करने के लिए ये हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, देयर आर मोर मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड लेस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब देखें यहां पे हमारे पास जो है ज्यादा मोल्स रिएक्टेंट साइड पे है, जबकि कम मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट साइड पे मौजूद हैं। तो इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा एज कंपेयर टू द रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरह इसको इस पर असरअंदाज होगा, लिचार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है इसमें। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो चेंजेस। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इससे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा, राइट। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो चेंज होगा। अब किस तरह, अकॉर्डिंग टू द लिचार्टियर प्रिंसिपल, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शंस, दैट इज द डायरेक्शन इन व्हिच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन एन अटेम्प्ट टू लोअर द टेम्परेचर। अब देखें हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट लॉस होता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। सही है। अब अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है वो एक्सोथर्मिक है, हीट लॉस करता है, तो वो रिवर्स रिएक्शन में एंडोथर्मिक होगा। और अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो वो रिवर्स रिएक्शन में फिर एक्सोथर्मिक होगा। अब अगर आप टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा। सही है, जिस साइड पे वो एंडोथर्मिक होगा उस साइड पे वो रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट होगा। और एंडोथर्मिक डायरेक्शन जो है, जिस साइड पे डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस साइड पे आपके पास रिएक्शन शिफ्ट होगा, राइट। क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो अगर आप हीट एक्स्ट्रा देते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए उस साइड पे जाएगा जो कि एंडोथर्मिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को देख लें तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके लिए जो एंथैल्पी है वो -41.84 किलोजूल पर मोल है। सो -41 की जो वैल्यू है ये किस चीज को डिनोट कर रही है, -41 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। सही है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब ये वाला रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आना चाहते हैं तो ये हम लो टेम्परेचर पे करेंगे क्योंकि इट रिलीज द हीट। तो अगर आप इसको हीट देते हैं, हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में
एक्सोथर्मिक है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में एंडोथर्मिक में है। सही है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि -41 अगर फॉरवर्ड में है तो रिवर्स डायरेक्शन में ये +41 है। सो सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स रिवर्स डायरेक्शन is endothermic, so then increase in temperature would shift the equilibrium in the backward direction and low temperature will favor formation of the carbon dioxide। तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको लेके जाना चाहते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पे हम इसको करेंगे ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाई टेम्परेचर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन। दूसरा अगर हम एग्जांपल देख लें, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम मिला लें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके लिए ΔH की जो वैल्यू है वो +180 है, इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये हाई टेम्परेचर पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो फेवर होगा। Formation of nitrogen dioxide is an endothermic reaction. High temperature will favor the formation of nitrogen dioxide. तो इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा, क्योंकि +180 जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा इसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो ज्यादा टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की तरफ। तो कैटलिस्ट किस तरह इक्विलिब्रियम को असरअंदाज होगा। सो द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द यूज ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे कोई असर नहीं होता इसका। कैटलिस्ट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड अर्लियर। अब कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट सिर्फ ये करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, ठीक है, और इट हेल्प्स जस्ट टू अचीव द इक्विलिब्रियम एज सून एज पॉसिबल। सो जस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अर्ली पहुंच जाता है। सिंस द इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट अप्लाइज टू बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, so the net effect is that there is no change in the value of the equilibrium constant for the position of equilibrium। अब ये है कि since the increase in the rate constant applies to both forward and reverse reaction, so the net effect is that there is no change in the value of equilibrium constant। अब जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट इंक्रीज हो जाता है। अब रेट इंक्रीज वो दोनों पे अप्लाई होता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन पे भी अप्लाई होता है, रिवर्स रिएक्शन पे भी अप्लाई होता है। दोनों के रेट जो है वो इक्वली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेट जो इसका इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो जीरो हो जाता है, वो कैंसल आउट हो जाता है। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई असर नहीं होता, ठीक है। इट्स यूज जस्ट टू अचीव द इक्विलिब्रियम अर्लियर एज सून एज पॉसिबल। So this was all about the Le Chatelier principle. If you have any question in your mind, you can comment your question. You can also ask the question in the WhatsApp group. Hope you find this video fruitful and helpful for your study. If you haven't subscribed my YouTube channel, Viral Chemia, so do subscribe the channel.